बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सैद रिहान एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद उसैद। बच्चों, हमने एमडी कैट का चैप्टर शुरू किया है, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स के अंदर हमने डाइजेशन भी देख ली, एनिमल्स के अंदर हमने रेस्पिरेशन भी देख ली। आज हम प्लांट्स का पोर्शन स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन प्लांट्स पढ़ेंगे। यानी कि प्लांट्स वाटर को कैसे ट्रांसफायर करता है, इसके अलावा प्लांट्स के अंदर सॉल्यूट की या फूड की ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के अंदर कैसे होती है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। प्लांट्स का जो पोर्शन है वो बच्चों को इतना अच्छा यानी कि लगता नहीं है, बहुत बोरिंग सा पोर्शन लगता है प्लांट्स का, मगर बच्चों आपने इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। इसलिए मैंने जो इधर लिखा है वो ज्यादातर एमसीक्यूज बेस्ड लिखा है कि आपने उन एमसीक्यूज को पिक करना है। यही एमसीक्यूज पेपर के अंदर आएंगे इंशाल्लाह, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो आइए शुरू करते हैं हम। टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना, प्लांट्स की रूट्स ये दो रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट वन इज एंकरिंग, ये प्लांट को जमीन के अंदर गाड़े रखती हैं, एंकर का रोल प्ले करती हैं। दूसरा है अब्जॉर्प्शन। रूट को अगर हम और बारीकी से देखें तो रूट के ऊपर भी रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स छोटे छोटे से। ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, ये अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ऑफ रूट को अप्रोक्सीमेटली 67% इंक्रीज कर देते हैं। यानी कि रूट हेयर्स ने क्या किया, 67% इंक्रीज कर दिया अब्जॉर्प्टिव एरिया को, किसके, रूट के। बच्चों यानी कि रूट हेयर्स अब्जॉर्प्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लांट किन किन चीजों की अब्जॉर्प्शन करेगा। प्लांट जमीन के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि कितने न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेगा, प्लांट्स की अपनी कैपेसिटी के ऊपर, कि प्लांट्स को कितनी मिकदार में वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे पास तीन बेसिक चीजें हैं। वाटर, जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड बनाने के लिए इसेंशियल है। एंड द सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज आल्सो इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर से लेंगे। एंड द थर्ड वन आर मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स ये दोनों चीजें जमीन से लेनी पड़ेंगी, सॉइल से लेनी पड़ेंगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आएगी। प्रोसेसेस देखें जो हमारे पास वाटर और मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेसेस, उनके अंदर डिफ्यूजन भी है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस दोनों तरह की, एक्सोस्मोसिस भी, एंडोस्मोसिस भी। एंड द फोर्थ वन इज बल्क ट्रांसपोर्ट। बच्चों डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये जो तीनों हैं ये पैसिव प्रोसेस है। इनके अंदर एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, मगर बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी रिक्वायर होते हैं, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। बल्क ट्रांसपोर्ट जो है ये कैरियर मॉलिक्यूल्स भी करवा सकती हैं, कैरियर प्रोटीन भी करवा सकती हैं, एंड इट रिक्वायर्स एटीपी। बाकी इन तीनों को एटीपी की कोई जरूरत नहीं। ऑस्मोसिस में दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, एंडोस्मोसिस भी और एक्सोस्मोसिस भी। अच्छा बच्चों, इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें विच आर इन्वॉल्व्ड इन अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनमें रूट है हमारे पास, उसके बाद रूट हेयर्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूट हेयर्स अब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि ये 67% एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, किसके, रूट के, ताकि ज्यादा अब्जॉर्प्शन की जाए। इसके अलावा सेल वॉल है। सेल वॉल क्यों जरूरी है? सेल वॉल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो सैप होता है या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेल वॉल से गुजर के ही अपनी सही जगह यानी कि जाइलम के अंदर पहुंचते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन भी, उसका भी सेम यही रोल है कि जो कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ पाथवेज हैं ऐसे जिसमें से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके किसके अंदर पहुंचा जाता है, जाइलम के अंदर। अच्छा बच्चों, अगर पाथवे की बात करूं तो जो न्यूट्रिएंट्स थे हमारे पास सॉइल में मौजूद थे, उनको किसने अब्जॉर्ब किया, रूट हेयर्स ने। किसने अब्जॉर्ब किया, रूट हेयर्स ने। किस प्रोसेस की मदद से, डिफ्यूजन की मदद से या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से। इसके बाद वो एपिडर्मिस के पास गए, एपिडर्मिस से वो गए कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से गए वो एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस के बारे में एक चीज मशहूर है कि एंडोडर्मल सेल्स जो होते हैं, एंडोडर्मल सेल्स, उनके इर्द गिर्द एक बॉर्डर होता है, एक बाड़ होती है उनके इर्द गिर्द, चारों साइड पे एक बाड़ होती है एंडोडर्मल सेल के इर्द गिर्द, जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप किस चीज की बनी होती है, ये एक्चुअली स्यूबेरिन और लिग्निन की बनी होती है। स्यूबेरिन और लिग्निन क्या है, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, ये बात आपने याद रखनी है।
एंडोडर्मिस से गुजर के पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद अपनी आखिरी जगह जहां पर उन्हें आना था जाइलम, जाइलम के अंदर, यानी कि ये उसका पूरा पाथवे है जहां से न्यूट्रिएंट्स रूट हेयर से जाइलम के अंदर आते हैं। अब इस प्रोसेस को गौर से देखना है। जाइलम जो होगा, जब उसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी, तो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए रूट हेयर से जाइलम की तरफ, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करेंगे। हायर कंसंट्रेशन कहां थी? सॉइल के अंदर, वहां से लोअर कंसंट्रेशन जाइलम के अंदर ट्रैवल करेंगे। अच्छा बच्चों, इसके बाद पैसेजेस पढ़ते हैं कि कौन सी हैं। बच्चों बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को ट्रैवल करने के लिए कहां से? रूट हेयर से कहां तक? जाइलम के अंदर तक। 3 पैसेजेस हमारी बुक ने लिखे हैं, एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे एंड वैक्यूलर पाथवे। 3 पैसेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे बहुत ज्यादा यूज होता है, इवन के ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के का जो इनिशिएशन वाला प्रोसेस है, जहां से ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक्स जो स्टार्ट होती है, वहां पे भी एपोप्लास्ट पाथवे यूज होता है। एपोप्लास्ट पाथवे इज बेसिकली सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल, यानी कि न्यूट्रिएंट्स एक सेल वॉल से दूसरे की सेल वॉल की तरफ, फिर तीसरे की सेल वॉल की तरफ, सेल वॉल से सेल वॉल ये सिस्टम चलता रहता है, और ऐसे क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नंबर 2, इट इज वैलिड अप टिल एंडोडर्मिस। ये सिर्फ वहां तक चल सकता है जहां तक एंडोडर्मिस है, यानी कि रूट हेयर से एपिडर्मिस में भी आएगा, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में भी, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस तक। इससे आगे ये नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये एंडोडर्मिस को क्रॉस नहीं कर सकता। एंडोडर्मिस के इर्द गिर्द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या है जी? इट इज बेसिकली बैंड ऑफ स्यूबेरिन एंड लिग्निन विच आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। इसलिए ये न्यूट्रिएंट्स को, जिनमें वाटर और मिनरल्स हैं, उनको गुजरने नहीं देगा। तो ये कहां तक पहुंचेगा? हमें एपोप्लास्ट पाथवे में यहां तक लेके जा सकता है। एपोप्लास्ट कहां तक? कोर्टेक्स तक। कोर्टेक्स से आगे नहीं लेके जा सकता, एंडोडर्मिस को क्रॉस नहीं कर सकता। अच्छा, इसके अलावा जो एपोप्लास्ट पाथवे है, ये इम्बाइप्शन के अंदर भी यूज होता है, यानी कि इम्बाइप्शन जिसकी वजह से एक सीड पानी को चूसता है, वो भी बेसिकली उसमें सेल वॉल इन्वॉल्व होती है जो इस पानी को चूसती है। सेलुलोजिक कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन्वॉल्व होते हैं जो पानी को चूसती है, और एपोप्लास्ट पाथवे उसमें इन्वॉल्व होता है। किसके अंदर? इम्बाइप्शन के प्रोसेस के अंदर। अच्छा बच्चों, नंबर 2 इज सिम्प्लास्ट पाथवे। Simplast pathway is the most important pathway for the transportation of nutrients which are minerals and water. Simplast pathway ना सिर्फ ये इधर न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा, बल्कि ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट के अंदर भी जो मेजर पाथवे इन्वॉल्व है वो सिम्प्लास्ट पाथवे है। सिम्प्लास्ट पाथवे में होता क्या है? सिम्प्लास्ट पाथवे इज बेसिकली साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल। सेल वॉल को आप हटा दें, सेल को सिर्फ देखिए। ये क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है किसका? 2 साइटोप्लाज्म का, 2 सेल्स के साइटोप्लाज्म का आपस में कनेक्शन है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स एक के साइटोप्लाज्म से दूसरे के साइटोप्लाज्म में, फिर आगे तीसरे के साइटोप्लाज्म में। इस पाथवे के जरिए, यानी कि यहां तक जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आएंगे वो एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए आएंगे, उससे आगे जब ये जाएंगे तो ये 2 प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते हैं, या ये सिम्प्लास्ट पाथवे के जरिए जाइलम तक जाएंगे, या ये वैक्यूलर पाथवे के जरिए जाइलम तक जाएंगे। इन दोनों पैसेजेस को, सिम्प्लास्ट को और वैक्यूलर पाथवे को, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप से कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ एपोप्लास्ट पाथवे को है, क्योंकि उसने सेल वॉल से सेल वॉल पे जाना, इन्होंने जाना है साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म। अच्छा, लिंक्ड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। बच्चों दोनों साइटोप्लाज्म एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस के जरिए कनेक्टेड होते हैं। इन साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो ये है सिम्प्लास्ट पाथवे जिसमें साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट होंगे। थर्ड वन इज वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे क्या है? इट इज फ्रॉम वैक्यूल टू वैक्यूल। बच्चों बाल का न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स क्या करेंगे? वो सेल वॉल को भी क्रॉस करेंगे, वो साइटोप्लाज्म को भी क्रॉस करेंगे, और वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट के अंदर अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा हुआ है, टोनोप्लास्ट के अंदर एक्टिव पंप भी होते हैं जिसकी मदद से वाटर को अंदर भी लाया जा सकता है और बाहर की तरफ भी धकेला जा सकता है, उसको पुश किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो इसको कहते हैं वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट। अच्छा, एक्टिव पंप के तौर पे ये काम करता है।
वैक्यूलर पाथवे में जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो फ्रॉम वन वैक्यूल ऑफ अ सेल टू अदर वैक्यूल ऑफ द सेल, वैक्यूल से वैक्यूल की तरफ मूव करेंगे। इस प्रोसेस के अंदर ये क्रॉस करेंगे किसको, एपोप्लास्ट पाथवे को, यानी कि सेल वॉल भी क्रॉस कर देंगे और सिम्प्लाज्म भी, साइटोप्लाज्म को भी क्रॉस कर देंगे, डायरेक्ट वैक्यूल के अंदर आएंगे, उससे अगले वैक्यूल की तरफ, उससे अगले वैक्यूल की तरफ, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती जाएगी। अच्छा, वैक्यूलर पाथवे के अंदर आखिरी बात अगर मैं बताऊं आपको, डिफ्यूजन ऑफ आयंस। डिफ्यूजन ऑफ आयंस ज्यादातर एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। डिफ्यूजन ऑफ आयंस, एटीपी लेके आयंस डिफ्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर, ये बात याद रखनी है, एटीपी लेके आयंस डिफ्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर। अच्छा, मगर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, बात वैक्यूलर पाथवे के जरिए आयंस प्लांट के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं। किसके जरिए, वैक्यूलर पाथवे के जरिए आयंस जो होती हैं वो प्लांट्स के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं। मगर ज्यादातर जो आयंस होते हैं उनका जो पैसेज है प्लांट के अंदर आने का वो एक्टिव पैसेज है, यानी कि उनको एटीपी रिक्वायर होता है प्लांट के अंदर आने के लिए। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, सैप क्या होता है? सैप इज बेसिकली मिनरल एंड वाटर। मिनरल और वाटर को हम कंबाइन करके सैप का नाम देते हैं। किसको? मिनरल और वाटर को। एसेंट का मतलब है ऊपर चढ़ना, एसेंट का मतलब है ऊपर चढ़ना, सैप का मतलब वाटर एंड मिनरल, यानी कि वाटर और मिनरल का सॉइल से ऊपर आना, कहां? लीव्स की तरफ। अच्छा बच्चों, एसेंट ऑफ सैप जो है इसका मतलब है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स टुवर्ड्स लीव्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल से मिनरल्स का और वाटर का अपवर्ड मूव करना, ऊपर की तरफ मूव करना, कहां? लीव्स की तरफ। अच्छा, एसेंट ऑफ सैप के लिए जो एक मैकेनिज्म प्रपोज किया गया या एक थ्योरी प्रपोज की, उसको हम कहते हैं टैक्ट थ्योरी या टीएसीटी थ्योरी। टीएसीटी थ्योरी प्रपोज की डिक्सन ने। डिक्सन वाज अ साइंटिस्ट हु प्रपोज टीएसीटी थ्योरी। ये एमसीक्यू है, ये भी याद रखना है। टीएसीटी का मतलब क्या है? फर्स्ट टी जो है इसका मतलब है ट्रांसपरेशन, ए का मतलब है अध्ययन, सी का मतलब है कोहेजन, लास्ट जो टी है उसका मतलब है टेंशन। ये है टीएसीटी या टैग थ्योरी जो डिक्सन ने प्रपोज की। अच्छा बच्चों, अगर हम देखें तो प्लांट जो 100% वाटर जो हम प्लांट को देते हैं उसमें से 1% वाटर सिर्फ प्लांट अपनी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। बाकी जो 99% वाटर है वो ट्रांसपायर हो जाता है, यानी कि वो कहां चला जाता है? वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ट्रांसपायरेशन होती क्या है? ट्रांसपायरेशन होती है कि मेसोडर्मल सेल्स जो होते हैं, सॉरी मेसोडर्मल सेल्स कह रहा हूं, मेसोफिल सेल्स जो होते हैं हमारे पास, मेसोफिल सेल्स जब डिहाइड्रेटेड हो जाए, यानी कि उनके अंदर से पानी निकल जाए, कहां पर निकल जाए? एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उनके अंदर वाटर का जो पोटेंशियल होगा वो लो हो जाएगा, वो लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पे होंगे। इस वजह से क्या होगा? इस वजह से ट्रांसपायरेशनल पुल जनरेट होगा। कैसे? क्योंकि अब जो हमारे पास सॉइल है उसके अंदर वाटर और मिनरल्स की कंसंट्रेशन हाई है, मगर रूट हेयर्स जो है उनके अंदर वाटर और मिनरल की कंसंट्रेशन लो है। इसके साथ साथ कोर्टेक्स के अंदर भी वाटर और मिनरल की कंसंट्रेशन लो है, जाइलम के अंदर भी वाटर और मिनरल की कंसंट्रेशन लो है, एंड एट लास्ट हमारे पास लीव्स के अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर भी वाटर और मिनरल की कंसंट्रेशन लो है। इसकी वजह से एक डिफ्यूजन वाला प्रोसेस पैदा होता है जिसको हम ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं। ट्रांसपायरेशनल पुल रूट से, यानी कि हमारे पास सॉइल से वाटर को कहां की तरफ लेके जाता है? मेसोफिल सेल्स की तरफ। यानी कि वाटर इज मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, सॉरी वाटर कह रहा हूं, सैप इज मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कहां से? सॉइल से मेसोफिल सेल्स की तरफ, जो कि डिहाइड्रेटेड है। अच्छा बच्चों, ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन है, इट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा। यानी कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर होना, वाटर का अभी बुखारा की शक्ल में उड़ जाना फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। कौन से एरियल पार्ट्स? लीव्स। लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू वाटर रिलीज हो जाता है, कहां? एनवायरमेंट के अंदर। इसके अंदर ट्रांसपायरेशनल पुल सबसे अहम रोल प्ले करता है। वो क्या करता है? वो सॉइल से सैप को लेकर कहां लेकर जाता है? लीव्स की तरफ। और इसकी वजह क्या है इस ट्रांसपायरेशनल पुल क्रिएट होने की? इसकी वजह यह है कि सॉइल जो है इट इज हायर इन कंसंट्रेशन ऑफ सैप व्हाइल लीव्स आर डिहाइड्रेटेड एंड लोअर इन कंसंट्रेशन ऑफ सैप।
अच्छा बच्चों, ट्रांसपायरेशन पुल की मदद से वाटर ऊपर आएगा और जितना वाटर सॉइल के अंदर होगा उसमें से 99% वाटर जो होगा वो ट्रांसपायर हो जाएगा, जबकि 1% इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ फूड। अच्छा बच्चों, नंबर 2 है अध्ययन। अध्ययन क्या होती है? अध्ययन का मतलब है अध्ययन करना, अध्ययन करना, जुड़ना, मगर किसका जुड़ना? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ना, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ना। वाटर अध्ययर्स विद सेलुलोजिक कंपोनेंट ऑफ जाइलम सेल वॉल। जो जाइलम की सेल वॉल होती है ना, ट्रांसपरेशन के जरिए हमारे पास जाइलम के अंदर सैप आ गया। जो जाइलम की सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोजिक कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि सेलुलोज होगा, लिग्निन होगा। अच्छा, वो क्या करेंगे? वाटर उनके साथ अध्ययन कर देगा, उनके साथ क्या अध्ययन फॉर्म करेगा। अध्ययन भी एक फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन है जो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है हमारे पास वजूद में आएगी। अब वाटर अध्ययन कर गया किसके साथ? सेलुलोज के साथ और सेल वॉल के साथ। सेलुलोज और सेल वॉल के साथ जब वाटर अध्ययन करेगा तो ये क्या करेगा? ये भी वाटर को लीव्स की तरफ ले जाने में मदद करेगी। सेलुलोज क्या करेगा? वाटर को लीव्स की तरफ ले जाने में मदद करेगा। थर्ड वन इज कोहेजन। कोहेजन का मतलब है अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स। ये थी अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये है अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स, यानी कि इट इज अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी एक अट्रैक्शन कायम होती है जो कि एक सॉलिड चेन लाइक कॉलम बनाएगी, जिसकी मदद से वाटर जाइलम से आगे जाएगा किसकी तरफ? लीव्स की तरफ। अच्छा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन है एंड इट फॉर्म्स सॉलिड चेन लाइक कॉलम्स। अच्छा, कोहेजन होती किस वजह से? कोहेजन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेंगे, जिसकी मदद से वाटर जो है वो एक चेन की सूरत में ऊपर को जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट होगी वाटर की। द फोर्थ वन इज टेंशन। टेंशन क्या है? टेंशन इज प्रोवाइडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स चेन। वाटर मॉलिक्यूल की जो चेन होगी वो टेंशन प्रोवाइड करेगी। टेंशन क्या है? टेंशन वो नेसेसरी हमारे पास कॉलम कह सकते हैं या चेन कह सकते हैं जो वाटर को ऊपर की तरफ पुल करेगी और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को आपस में टूटने से बचाएगी। अगर तो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में टूट गए तो वाटर जो है वो ऊपर तक पहुंच नहीं सकेगा, इसलिए टेंशन बहुत जरूरी है। अच्छा बच्चों, टेंशन की मदद से जो सैप होता है वाटर एंड मिनरल्स, ये अप टू 200 मीटर या 600 फीट इन सम टॉल प्लांट्स इसको सैप को लेकर जा सकता है। किसकी मदद से? टेंशन की मदद से। अच्छा, इसके अलावा लिग्निन होता है जाइलम की सेल वॉल के अंदर, जो कि जाइलम की सेल वॉल को पिचकने नहीं देता आपस में, उसको यानी कि उसको एक सॉलिड स्ट्रक्चर रखता है, उसकी शेप को मेंटेन करता है और उसको आपस में पिचकने नहीं देता। अगर तो लिग्निन ना हो तो जो जाइलम की सेल वॉल होगी वो बकल इनवर्ट हो जाएगी, वो अंदर की जानिब धंस जाएगी। अच्छा बच्चों, लिग्निन प्रोवाइड्स एक्सट्रीम टेंसाइल स्ट्रेंथ टू जाइलम सेल वॉल। ये थी टेंशन विच फॉर्म्स अ कॉलम ऑफ वाटर चेन, जो कि क्या करेगा? वाटर को ऊपर की तरफ पुल करेगा। कहां? लीव्स की तरफ। अच्छा बच्चों, इसके अलावा टीएसीटी थ्योरी के अलावा हमारे पास और भी चीजें हैं जो वाटर को ऊपर को पुल करती हैं, उनमें एक रूट प्रेशर भी है। रूट प्रेशर में बेसिकली क्या होगा? रूट प्रेशर के अंदर मीजोफिल सेल्स के अंदर या जो स्टेम है उसके अंदर क्या किया जाएगा? जो सल्यूट होगा उसको सिक्रीट किया जाएगा। सल्यूट को एनर्जी की मदद से या एटीपी की मदद से एक्टिवली सिक्रीट किया जाएगा एक सेल के अंदर। जब एक सेल के अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर से सल्यूट बहुत ज्यादा हो जाएगा, मीजोफिल सेल के अंदर जब सल्यूट बहुत ज्यादा हो गया तो उसके अंदर जो वाटर की कंसेंट्रेशन थी वो डिक्रीज होगी, यानी कि वाटर का जो पोटेंशियल है वो मेसोफिल सेल के अंदर बहुत लो हो गया सॉल्यूट की ज्यादती की वजह से। और जो हमारे पास सॉइल थी उसके अंदर सॉल्यूट क्या, उसके अंदर वाटर क्या था? हायर इन कंसेंट्रेशन था। तो रूट प्रेशर की मदद से वाटर क्या करेगा? फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन सॉइल से मेसोफिल सेल की तरफ मूव करेगा, जिसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा है और वाटर की अमाउंट बहुत कम है। वाटर मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, इसमें भी डिफ्यूजन इन्वॉल्व होगी। और रूट प्रेशर की मदद से जो एक प्रेशर जनरेट होगा वो अप्रोक्सीमेटली 100 to 200 किलो पास्कल होता है, मगर बाद औक़ात यही रूट प्रेशर सम टॉल ट्रीज के अंदर 800 किलो पास्कल तक चला जाता है, यही रूट प्रेशर। अच्छा बच्चों, रूट प्रेशर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना उसने डिस्कस किया हुआ है, ग्यूटेशन या एक्सुडेशन। ग्यूटेशन और एक्सुडेशन होता क्या है? इट इज बेसिकली लॉस ऑफ वाटर थ्रू वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स कॉल्ड हाइडाथोड्स।
यानी कि ये क्या है, वाटर का लॉस है थ्रू हाइड्राथोर्स। हाइड्राथोर्स क्या है, वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। और वो कहता है जी कि नाइट यानी कि रात के वक्त आपको ये फिनोमेना ग्लूटेशन या एक्सुडेशन का बहुत अच्छे से दिखाई देगा। ग्लूटेशन या एक्सुडेशन क्यों होती है, प्लांट में होती है ताकि होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखा जाए, बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन रखा जाए। और इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर थ्रू वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स कॉल्ड हाइड्राथोर्स। अच्छा बच्चों, इसके अलावा हमारे पास जो प्रोसेस है वो है इम्बिप्शन, जिसकी वजह से सैप जो है उसकी अपवर्ड मूवमेंट होती है। इम्बिप्शन वाज प्रपोज्ड बाय सैक्स। सैक्स साइंटिस्ट था जिसने इम्बिप्शन के फिनोमेना को प्रपोज किया। अच्छा बच्चों, इम्बिप्शन में होता क्या है, सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोजिक कंपोनेंट होते हैं जिनमें बेसिकली हमारे पास लिग्निन है, सेलुलोज है, वो करते क्या है, वो वाटर को जज़ब कर लेते हैं, वाटर को चूस लेते हैं। चूसने से क्या होगा कि जो सीड का या एक सेल का साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। इम्बाइप्शन के अंदर एपोप्लास्ट पाथवे इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो सेलुलोजिक कंपोनेंट्स होंगे वो एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए वाटर को इम्बाइब करेंगे, जज़ब करेंगे या चूसेंगे। अच्छा, थर्ड वन, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि जब वो वाटर को चूसेंगे और उनके जो प्रोटोप्लाज्म होगा या साइटोप्लाज्म होगा वो डिल्यूट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वाटर ज्यादा मौजूद है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो उसकी डिल्यूशन होगी। मगर इस प्रोसेस को रिवर्स भी किया जा सकता है, यानी कि वाटर को चूसा और वाटर को चूसने के बाद वाटर को निकाल भी सकता है। वाटर जब निकलेगा तो सेल का साइज वापस वहीं पे वहीं आ जाएगा जहां पे पहले था। अच्छा बच्चों, फोर्थ पॉइंट इज इट इज इफेक्टिव इन जर्मिनेटिंग सीड। जर्मिनेटिंग सीड में बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि जब जर्मिनेटिंग सीड क्या करेगा, वाटर को चूसेगा तो उसका जो या इम्बाइब करेगा तो उसका जो साइज होगा या वॉल्यूम होगा में इंक्रीज अप टू 200 टाइम्स। 200 टाइम्स इंक्रीज करेगा और फिर वो जर्मिनेट करेगा और फट जाएगा सीड। अच्छा बच्चों, ये था इम्बिप्शन का फिनोमेना। इसके अलावा हम जो आखिरी टॉपिक है हमारा वो है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, इन सारी चीजों के पीछे एक ही वजह थी कि वाटर जी सॉइल के अंदर से जहां पे वाटर का हाई पोटेंशियल था लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ चला गया। कहां, मीजोफिल सेल्स के अंदर जो लीफ के सेल्स हैं। इसकी आखिर वजह क्या थी, इसके पीछे एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, विच इज वाटर पोटेंशियल। वाटर हमेशा अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। कहां से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। डिफ्यूजन वाला साहब है। अच्छा, वाटर पोटेंशियल, ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ग्रेटर इज द वाटर पोटेंशियल। एक सिस्टम के अंदर वाटर पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक सिस्टम के अंदर जितनी ज्यादा उस सिस्टम के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वाटर के मॉलिक्यूल्स की, उस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगी एक सिस्टम के अंदर, उसका वाटर पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, सॉइल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए मैंने कहा कि सॉइल जो है इट पोजेस हायर वाटर पोटेंशियल, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। क्या पोजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यही वो काइनेटिक एनर्जी है जो वाटर को फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल जाने में हेल्प आउट करती है या मदद करती है। नंबर 2, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हाईएस्ट होता है और उसकी जो अमाउंट है वो 0 है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, 0, और इसको हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि बाकी तमाम सॉल्यूशंस का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो लेस देन 0 होगा, और लेस देन 0 इज नेगेटिव। ये वाटर पोटेंशियल का सिंबल है और कहते हैं कि ऑल सॉल्यूशंस एक्सेप्ट प्योर वाटर, प्योर वाटर के अलावा जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, जो कि लेस देन है 0 से। अच्छा बच्चों, ये फार्मूला एक आपने याद रखना है, एग्जाम्स में बाद का पूछा जाता है कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल एंड सम ऑफ प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल सम के इक्वल है, किसके सम के इक्वल है, सॉल्यूट पोटेंशियल, और प्रेशर पोटेंशियल के सम के इक्वल है। तो वाटर पोटेंशियल बेसिकली क्या हुआ, वो कहता है जी अगर स्टीपर का ग्रेडियंट हो, यानी कि जितना ज्यादा फर्क हो दोनों सेल्स के अंदर, उतनी तेजी से वाटर मूव करेगा। स्टीपर इज द वाटर पोटेंशियल, फास्टर इज द फ्लो ऑफ वाटर अलोंग इट। यानी कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वाटर की कंसंट्रेशन का दोनों सेल्स के अंदर, उतनी तेजी से वाटर दूसरे सेल की तरफ मूव करेगा। अच्छा बच्चों, वाटर पोटेंशियल के जो फैक्टर्स है ना जो इन्वॉल्व है वाटर पोटेंशियल के अंदर, वो 2 फैक्टर्स हैं, ऑस्मोटिक या सॉल्यूट पोटेंशियल। नंबर 2 इज प्रेशर पोटेंशियल। ऑस्मोटिक या सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में इसकी डेफिनेशन आई थी MTCAT 2022 के अंदर, और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज हो गए थे।
अच्छा बच्चों, ऑस्मोटिक या सॉल्यूट पोटेंशियल का सिंबल ये है, ये जो मैंने इधर ड्रा किया हुआ है। इट इज मेजर ऑफ चेंज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। वो कहता है, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये रूट प्रेशर में एक कहानी बताई। वो क्या बताई? वो ये थी कि मैंने आपको कहा कि बाज़ औक़ात सॉल्यूट एक्टिवली सिक्रेट किया जाता है किसी एक सेल में। जब सॉल्यूट एक सेल में एक्टिवली सिक्रेट किया जाता है तो उस सेल का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी। अब वाटर पोटेंशियल ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो ये भी वही कहानी है, जितना ज्यादा सॉल्यूट एक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा उसका वाटर पोटेंशियल उतना ही कम होगा। एक सिस्टम के अंदर सॉल्यूट के जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उसका वाटर पोटेंशियल उतना ही कम होगा। डिस्टिल्ड वाटर का जो ऑस्मोटिक या सॉल्यूट पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। ये बात याद रखनी है, डिस्टिल्ड वाटर का ऑस्मोटिक या सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। इसके अलावा तमाम जितने सॉल्यूशंस होंगे उनका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, उनका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। बच्चों लास्ट पॉइंट है कि जितने ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एक सिस्टम में, मोर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सिस्टम नेगेटिव या मोर नेगेटिव विल बी द सॉल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। जितने ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगे उसका वाटर पोटेंशियल उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। अच्छा बच्चों, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जब ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो उससे क्या होगा? वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो आपको रूट प्रेशर वाली भी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, इसके अलावा द अदर फैक्टर इज प्रेशर पोटेंशियल एंड इट्स सिंबल इज दैट। प्रेशर पोटेंशियल का सिंबल ये है। प्रेशर पोटेंशियल है क्या? इट इज बेसिकली इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ अ मीडियम ड्यू टू प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो कहता है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अगर हम उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें और वो प्रेशर इतना हो यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी वो ज्यादा प्रेशर हो, तो उस टाइम पे यानी कि उस टाइम के जो वाटर का पोटेंशियल होगा उसको हम प्रेशर पोटेंशियल कहेंगे। अगर बच्चों प्रेशर पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, तो वाटर पोटेंशियल ऑफ सिस्टम विल अराइज ऑटोमेटिकली। और यही कंडीशन है जो कि लिविंग सिस्टम्स के अंदर काम आती है, जहां जिसकी मदद से सॉइल के अंदर से जो होगा हमारे पास वाटर या सैप होगा वो मूव कर देता है किसकी तरफ? डिहाइड्रेटेड मेसोफिल सेल्स की तरफ। ये है वो प्रेशर पोटेंशियल। हायर द वाटर पोटेंशियल, हायर द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, हायर विल बी द वाटर पोटेंशियल। क्योंकि वाटर पोटेंशियल क्या है जी? इट इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये था बच्चों हमारा प्लांट्स का पोर्शन, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ा और इसमें बेसिकली हमने सैप के बारे में पढ़ा कि सैप की ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन फ्लोएम। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।